So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have learned in the last lecture. तो अगर आपको याद होगा, अभी याद होना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट किया था और अगर आपको याद है तो उस चैप्टर का नाम क्या था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हाउ डज अ मटेरियल रिस्पॉन्ड व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. जब आप एक मटेरियल पे फोर्स एक्सर्ट करते हो तो वो मटेरियल उस फोर्स को कैसा रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉलिड. और मैंने स्टार्ट किया था बाय टेलिंग यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड्स में इनसाइड अ सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मतलब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है इसको मैं आगे से पार्टिकल बोलूंगा. दे हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, जिसको तुम बोलते हो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या फिर पीरियोडिक अरेंजमेंट. किसी भी दो पार्टिकल में डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, हैज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज. और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लार्ज है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लार्ज है, इसलिए सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज. फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम सॉलिड्स पे फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हो, तो जो पार्टिकल्स है उनका डिस्टेंस बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ने के साथ पार्टिकल में इंटरनल एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है. तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे स्ट्रेचिंग, तो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा कौन सा? अट्रैक्टिव. बराबर. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. क्यों इसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं? क्योंकि ये इंटरनल है इसलिए इंटरनल. रिस्टोरिंग क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे. बाय द वे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स था इसका नाम था, क्या नाम था? डिफॉर्मिंग फोर्स. और क्या नाम था इसका? अप्लाइड फोर्स. तो जब आप अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ वो पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाता है, इसलिए इसको बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. फिर हमने बेस्ड ऑन दिस हमने डिफाइन किया था इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which it regains its original shape and size after removal of external deforming force is known as elasticity, and the object which possess the property of elasticity is known as elastic body. बराबर. तो ऐसे बॉडीज जिसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो इलास्टिक बॉडीज होते हैं. फिर हमने डिफाइन किया था प्लास्टिसिटी. रिमेंबर व्हाट इज प्लास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट does not regain its original shape and size after the removal of external deforming force is known as plasticity, and the bodies which possess the property of plasticity are known as plastic bodies. Good. फिर हमने देखा था कि हमको अगर इलास्टिसिटी स्टडी करना है तो इलास्टिसिटी स्टडी करने के लिए हम दो पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको तुम बोलते हो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो स्ट्रेस हमने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने स्ट्रेस डिफाइन किया था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो हम डायरेक्टली मेजर कर नहीं सकते. बट व्हाट वी नो इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है या फिर जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है. सिर्फ डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट. अगर अप्लाइड फोर्स आउटवर्ड्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड्स है. तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट. इसलिए स्ट्रेस का और एक डेफिनेशन आ गया था, अगर याद होगा तो, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. तो स्ट्रेस इज आल्सो डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया. फिर यहां से क्योंकि अब स्ट्रेस डिफाइन हो गया तो यू नो कि स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, चाहे वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हो या फिर अप्लाइड फोर्स हो, इट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो व्हाट इज एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर हमने स्ट्रेस के डायमेंशंस भी फाइंड किए थे. फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2 और नीचे एरिया है l2, वो आ गया ऊपर. तो m1 l-1 t-2
और यही डायमेंशन होते हैं प्रेशर के भी। तो इसका मतलब स्ट्रेस एंड प्रेशर डायमेंशनली दे आर सेम। फिर हमने डिफाइन किया था स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस। अब जब मैं चेंज इन डायमेंशन बोल रहा हूँ, तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ वायर, अब जब मैं वायर पे लोड लगाऊंगा मतलब वायर पे फोर्स लगाऊंगा, मतलब वायर पे अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, मतलब वायर पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, उस केस में क्या चेंज होगा वायर का? लेंथ, राइट। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज कर दिया तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर दिया, सॉरी शेप चेंज कर दिया, तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। तो इन जनरल इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशो है, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायमेंशन लेस है। और क्योंकि डायमेंशन लेस है तो इसका यूनिट भी नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। गुड। इसके बाद हमने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। उसमें से हमने एक ही टाइप कवर किया है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहां से आ रहा है? इफ आई अप्लाई अ फोर्स और अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड वन टाइप ऑफ स्ट्रेन। अगर मैंने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो गया तो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया और बॉडी का शेप चेंज हो गया तो दैट इज थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो पहला टाइप का स्ट्रेस था, फर्स्ट टाइप, इफ यू रिमेंबर, वो था टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर इसी को तुम बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या फिर इसी को तुम एक स्पेशल केस में बोलते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैं इसको वापस एक बार डिफाइन कर दूंगा, आई विल डिफाइन इट वंस अगेन, और यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। गुड। तो यू कैन टेक इट टू बी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। वैसे ये भी हमने कवर करके रखा है लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल। हमको टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन करना है। व्हाट वी डू इज, हम एक काम करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर को, मतलब एक स्ट्रिंग को हैंग कर देंगे। लेट अस से ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है मान लेते हैं L। अब इस रस्सी के नीचे हमने लगा दिया एक लोड, लोड मतलब वेट। तो इस वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसका होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब इसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो पहले लेंथ कितना था? L। पहले लेंथ इतना था, अभी लेंथ बढ़ गया कितने से? डेल्टा है, करेक्ट। और रिमेंबर, ये जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ना, L तो उसका ओरिजिनल लेंथ है, L इज ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद डेल्टा L, ये चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ। एंड देन ये जो वायर है तुम्हारे पास उसका रेडियस है R। तो बिकॉज वायर इज लाइक अ सिलेंडर, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर। तो उसका जो रेडियस है वो है R। अगर वो R रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर, तो एरिया ऑफ वायर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वायर। इसको इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं वैसे। तो इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो लोड तुमने लगाया, अगर इसका मास m था तो इसका जो वेट है वो कितना होगा? mg। तो mg इज बेसिकली लोड, मतलब बेसिकली इट इज फोर्स, फोर्स अप्लाइड। गुड। देन इस पे, इस वायर पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसकी वजह से है? लोड। लोड क्या है? mg। तो रिमेंबर, व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, then the stress associated is known as which stress? Tensile stress or longitudinal stress। और मैं थ्रू आउट डेफिनेशन सेम रखने वाला हूँ, इसके लिए ही मैं रिपीट करके दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अगला टाइप का जो स्ट्रेस आएगा उसमें सिर्फ एक दो वर्ड्स मैं चेंज करूंगा, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगा। तो रिमेंबर, व्हेन अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स भी है, तो व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस, इस केस में ये जो अप्लाइड फोर्स है या डिफॉर्मिंग फोर्स है उसने क्या प्रोड्यूस किया? चेंज इन लेंथ। तो व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर,
change in length of an object like wire or rod, then the stress associated is known as, क्या बोलते हैं इसको, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अभी याद रखना इसका दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। और बाकी पैरामीटर तो मैंने यहाँ लिख दिए। लेट L be the original length of the wire, delta L be the change in length of the wire, A be the area of cross section which is pi r square and mg equal to load। तो अभी आपको ऑलरेडी पैरामीटर्स पता है, तो एक काम करो, सीधा सीधा हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस डिफाइन कर लेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स इन दिस केस? mg। व्हाट इज एरिया ऑफ द वायर? पाई आर स्क्वायर। ये बन गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन, फॉर मैथमेटिकल डेफिनेशन, mg बाय पाई आर स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड, श्योर। एंड देन आई टोल्ड यू कि इसी टेंसाइल स्ट्रेस को हम एक स्पेशल केस में बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। वो स्पेशल केस ऐसा था कि अगर मेरे पास एक रॉड है और मैं अगर रॉड को दोनों साइड से इंटरनल अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इनसाइड अंदर की तरफ, तो स्ट्रेच होने की जगह पे वो क्या होगा? कंप्रेस। तो उस केस में इसी स्ट्रेस को तुम क्या नाम दोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। याद रखना, सिर्फ फॉर्मूला में चेंज आएगा फॉर स्ट्रेन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे मोर और लेस सेम है। सिर्फ ऊपर mg के ऊपर क्या लिखोगे? F। व्हाट इज F? अप्लाइड फोर्स। गुड। तो रिमेंबर, इफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस डिक्रीज इन लेंथ, अभी मैं चेंज इन लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, डिक्रीज इन लेंथ स्पेसिफिकली, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और हमने ये भी देखा था, वी हैव ऑलरेडी सीन, क्योंकि स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस है या फिर वो वॉल्यूम स्ट्रेस है या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस होता है तो यूनिट भी सेम है। क्या यूनिट आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएंगे? वही आएंगे, m1 L-1 एंड T-2। गुड। फिर हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था इसके बाद याद है क्या हमने? टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ ध्यान दो, वो चीज़ें चलती रहेगी, तुम लोग यहाँ फोकस करो। एंड जो बड़बड़ कर रहे हो, मेरा पूरा ध्यान है, मैंने बहुत बार बोला यार, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सब दिखता है यहाँ से। एंड आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग एट ऑल ऑफ यू कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मुझे तुमको क्लास से बाहर नहीं निकालना पड़े, ऐसा बिहेवियर मत करना। गुड। तो ऐसा है टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कैसे डिफाइन किया था हमने? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो इट इज डिफाइंड एज, change in length per unit original length। और लिखने के तुम ऐसा भी बोल सकते हो, when applied force or deforming force produces change in length, then the associated strain is known as टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वो मैंने नोट्स में दिया है, अभी मैं फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वही लिखने वाला हूँ सिर्फ यहाँ पे। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन के लिए डायग्राम टेंसाइल स्ट्रेस का ही होगा। तो ऑफ कोर्स डायग्राम तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ कितना था? L, बराबर। उस पर क्या लगा दिया? लोड। और उसके से क्या हुआ? चेंज इन लेंथ। कितना लेंथ चेंज हुआ? डेल्टा L। तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है ये क्या है? डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? L। कई जगह पे हम लोग डेल्टा L को क्या लिखते हैं पता है? स्मॉल l। तो स्मॉल l बाय कैपिटल L। कंप्रेसिव स्ट्रेन में यहाँ पे
इस केस में लेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेन में लेंथ क्या होता है? तो वहां पे सिर्फ एक माइनस साइन लगता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द लेंथ इज डिक्रीजिंग, बाकी सब सेम। पक्का पक्का। तो यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था, एक बार वापस रिपीट हो गया। नाउ विल गो अहेड विद सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो पहला टाइप था इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ, जो दूसरा टाइप है इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर इसका और एक नाम है, पता है क्या नाम है? हाइड्रोलिक। तो इट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब इन दिस केस वेरी सिंपल एग्जाम्पल, चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में हमारे पास लेट अस से एक बॉडी है 3 डायमेंशनल, जैसे कि एक क्यूब। तो आई हैव अ क्यूब एंड रिमेंबर, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, इट में क्रिएट कंफ्यूजन। ये है 3D ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2D पे, तो ये तुमको स्क्वायर दिखने वाला, ये एक्चुअली क्यूब है। अब अगर मैं इस क्यूब के हर साइड से एक एडिशनल प्रेशर लगा दूं, एडिशनल एक्स्ट्रा प्रेशर। अब बोला कि एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि रिमेंबर, हम, तुम, मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे भी रखा है ना, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर लगाता ही है, तो ऑलरेडी वहां पे एक प्रेशर है। अब मैंने अगर हर साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे आई कैन पुश थ्रू माई हैंड्स ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यूब है, कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6। अब तुम्हारे पास हाथ 2 है, तुम 6 साइड्स को कैसे प्रेस करोगे? नंबर 2, तुमको 6 के 6 साइड को इक्वल अमाउंट से प्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा क्यूब लेते हैं, उसको लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर डाल देते हैं। लिक्विड और वाटर, बेसिकली एनी लिक्विड। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिक्विड, लिक्विड हर डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हो तुम? प्रेशर। तो वेन एवर यू पुट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड, और तुमने एक्सपीरियंस खुद ने किया होगा, अगर आप में से कोई स्विमिंग करता होगा, इफ समवन ऑफ यू स्विम्स, तो यू मस्ट एक्सपीरियंस कि जब तुम स्विम करते करते नीचे जाते हो लिटिल बिट इनसाइड वाटर, तो तुमको फील होता है कि तुमको कोई प्रेस कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन यू। तो व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक क्यूब था जिसका वॉल्यूम था V। हमने इस क्यूब को एक लिक्विड जैसे कि वाटर के अंदर डाल दिया, और ये रबर का है। इमेजिन, क्यों रबर का है? क्योंकि मैं मेटालिक ले सकता हूँ, लेकिन मेटालिक के केस में जो वाटर का एक्स्ट्रा प्रेशर है उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेटल्स आर रिजिड। तो मैंने रबर का क्यूब लिया जिसका वॉल्यूम V था, उसको डाल दिया मैंने पानी में, एक लिक्विड में। तो यहाँ पे लिक्विड ने हर साइड से उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, इसलिए DP लिख रहा हूं मैं, वेयर DP स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्रेशर। पहले से प्रेशर था, अब प्रेशर बढ़ गया। नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर, और रिमेंबर, क्योंकि जो लिक्विड है वो हर साइड से जो फोर्स लगाता है, जो प्रेशर लगाता है, वो अंदर की तरफ होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा ही कम होगा? कम होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास क्यूब, इसी का वॉल्यूम हो गया अभी कम। तो इसका जो नया वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज V माइनस DV। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V। अभी वॉल्यूम हो गया कम बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रेशर, तो ये हो गया V माइनस DV। प्रेशर कौन लगाता है? फोर्स। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वॉल्यूम किसने चेंज किया? फोर्स ने। याद रखना, प्रेशर अल्टीमेटली फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो जब तुम बोल रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे एक फोर्स लगा, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स था, जो डिफॉर्मिंग फोर्स था, उसने क्या प्रोड्यूस किया? चेंज इन वॉल्यूम। तो जो स्ट्रेस एसोसिएटेड होगा उसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम स्ट्रेस और टेंसाइल, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, नॉट टेंसाइल, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो डेफिनेशन बनाते वक्त भी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इट इज टू सिंपल। मैं यही डेफिनेशन उठाऊंगा सेम, उसमें 2-3 वर्ड्स चेंज करूंगा और आपका बन गया नया डेफिनेशन। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये चैप्टर इतना सिंपल है, 2 या 3 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड तुम लोगों का ध्यान होना चाहिए। So if you are paying attention, it is just 2 to 3 definitions done. तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? When applied force
or deforming force produces change in volume of an object. Change in volume of an object. Object like cube, object like cube or sphere. क्योंकि मैंने यहाँ क्यूब लिया, मैं स्पीयर भी ले सकता था, बॉल जैसा स्ट्रक्चर. तो लाइक ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब और स्पीयर, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज नोन एज, क्या बोलेंगे, associated is known as volume stress और hydraulic stress is known as volume stress और hydraulic stress. कई बुक्स में इसको volumetric stress भी बोला है, तो कोई बात नहीं. तो you can also call this as volumetric stress, hydraulic stress, volume stress एक ही बात है. तो I hope concept is very clear. इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसने क्या चेंज किया, वॉल्यूम. तो ये जो इस फोर्स के साथ जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस. गुड, सिंपल. तो डेफिनेशन ऐसा ही रखना हमेशा. व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. देन हमने लिया एक क्यूब, रबर का क्यूब. सो consider a rubber cube of volume V if an extra pressure dP is applied to it from all directions. ये इंपॉर्टेंट है, from all directions मतलब from all sides. Then the volume of this cube decreases. Volume of the cube decreases. Decreases word भी important है. Good. Therefore, how do you define volume stress? How do you define stress? What is stress? Force upon area. तो एक काम करो, ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर, ये प्रेशर क्यों आया, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स. वो एक्स्ट्रा फोर्स को नाम बोल दो डीएफ. तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा फोर्स है. एक्स्ट्रा फोर्स किसने लगाया, लिक्विड ने. अपॉन ये जो क्यूब का हर एक साइड है, क्यूब के 6 साइड्स है और हर एक साइड का एरिया क्या होता है, सेम, क्योंकि क्यूब का 6 फेसेस का एरिया सेम होता है. तो ये जो नीचे ए है, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ईच फेस. तो तुमको अगर लिखना है तो बोल सकते हो ए इज एरिया ऑफ ईच फेस. बट व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर. लेकिन यहाँ पे डीएफ मतलब क्या, एक्स्ट्रा फोर्स. तो डीएफ अपॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर. तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर. तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर. इट इज नॉट प्रेशर, इट इज चेंज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर. पक्का पक्का. हमारे पास एक क्यूब था जिसपे ऑलरेडी प्रेशर था. हमने उस क्यूब को एक लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड ने उसको हर साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ. पहले वॉल्यूम था V, फिर हो गया V माइनस dV. तो dV इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम. और ये जो लिक्विड हर साइड से उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, वो कितना है, dP. और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, dF. तो वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस हमने कैसे डिफाइन किया, फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स. तो डीएफ अपॉन ए. लेकिन डीएफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया कौन होता है, प्रेशर. तो क्या आ गया, ये डीपी. बन गया फॉर्मूला, सिंपल. फिर हमको देखना है, इसके बाद हमको देखना है, क्या देखना है पता है, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन, सब एक ही बात है. तो वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तीनों एक ही पैरामीटर के 3 अलग अलग नाम है. तो कैसे डिफाइन करोगे, आपने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया था, टेंसाइल स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. तो वहाँ पे भी ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. तो इट इज डिफाइंड एज, अच्छा लिखते वक्त ऑफ कोर्स तुम ये बोल सकते हो, व्हेन अप्लाइड फोर्स deforming force produces change in volume, then the strain associated with it is known as वॉल्यूम स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन. वो सब नोट्स में मैंने दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं पूरा का पूरा नोट्स यहाँ प्रिंट नहीं करना चाहता एज इट इज. तो यहाँ पे सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ. बाकी एक्स्ट्रा थोड़ा सा तो तुमको लिखना चाहिए, वो तो तुमको अभी आता ही है. सो इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हो, इट इज डिफाइंड एज
change in volume per unit original volume per unit original volume. So it is defined as change in volume per unit original volume. तो वॉल्यूम स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम per unit original volume. How much is change in volume? dV या डेल्टा V. बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है, बट ओरिजिनल वॉल्यूम V, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. व्हाई? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. किसी केस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस. तो याद रखना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the volume is decreasing. ओके, पक्का. तो दो टाइप के स्ट्रेस और दो टाइप के स्ट्रेन हो गए. पहला जो स्ट्रेस था इट वाज एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ. दूसरा जो स्ट्रेस है इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम. तीसरा जो स्ट्रेस है जिसको हम बोलने वाले शियर स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस, राइट, इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी. तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान, क्योंकि ये थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम देगा. तो नेक्स्ट टाइप इज शियर स्ट्रेस. इसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, डज नॉट मैटर रियली. हाउ डिड यू डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस? व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी, then the stress associated is known as tensile stress. यहाँ पे डिफाइन पता कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? when deforming force या applied force, when applied force or which force? Deforming force produces change in, very good, change in shape of body, then the stress associated is known as, very good, then the stress associated is known as shearing stress or shear stress. सिंपल. अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले जब तुम चेंज इन शेप की बात करते हो ना, अभी जब चेंज इन लेंथ की बात होती है, चेंज इन वॉल्यूम की बात होती है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि तुम कंपेयर कर सकते हो. तुम बोल सकते हो मेरे पास एक वायर था 10 मीटर लॉन्ग, मैंने उस पर लोड लगा दिया, अब वायर हो गया 11 मीटर लॉन्ग. व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 1 मीटर. सिंपल, बराबर, पक्का. सिमिलरली आप बोल सकते हो मेरे पास ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, मैंने उसको लिक्विड के अंदर डाल दिया और वॉल्यूम हो गया 8 मीटर क्यूब. तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? 2 मीटर क्यूब. बट जब तुम चेंज इन शेप की बात करते हो तो तुम कैसा बोलोगे? मेरे पास पहले ऑब्जेक्ट था वो ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया. ऐसा तो नहीं कर सकते ना. इसके लिए हमको यहाँ पे डेफिनेशन थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं. तो रिमेंबर, है वो टॉपिक इजी, लेकिन थोड़ा सा तुमको डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा. क्यों? लास्ट बेंच आप सीधा कब से देख रहा हूँ मैं. Your consistency has decreased day by day. You don't come and give tests. You don't come to class regularly. You come and sleep here, which is not acceptable to me at least. You can either go home or you can sit in the balcony. We have made balconies for you, so that I can have a continuous watch on you. शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. और पीछे जाइएगा. ओके, गुड. तो अभी ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन चेंज करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे. क्यूब थोड़ा अच्छे से सुन लो. एक क्यूब लेंगे, क्यूब का जो बेस है बॉटम में उसको फिक्स कर देंगे, और जो उसका ऊपर का सरफेस है उस पर एक टैंजेंशियल फोर्स लगाएंगे. टैंजेंशियल फोर्स का मतलब मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि बेस फिक्स है और बेस फिक्स नहीं होता और तुमने फोर्स लगाया होता तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होता. रिमेंबर, एक ऑब्जेक्ट का अगर बेस फिक्स नहीं है और तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो तो इट स्टार्ट्स मूविंग.
लेकिन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बेस को फिक्स कर दिया, फेविकॉल से चिपका दिया। फेविकॉल का जोड़ टूटता नहीं है, फेविकॉल का जोड़ है। तो द ऑब्जेक्ट इज स्टिक टू द सरफेस, और आप ऊपर के सरफेस पे एक फोर्स लगा रहे हो, एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ऑन द अपर सरफेस, तो वो जो क्यूब था उसका शेप चेंज होता है एंड इट हैज अ न्यू शेप नाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपिपेड। तो अब सबसे पहले वो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर बेस्ड ऑन दैट डायग्राम हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के फॉर्मूला बनाएंगे और थोड़ा डेफिनेशन चेंज करेंगे, करने पड़ेंगे। तो लेट अस से हमारे पास एक क्यूब है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सबको अच्छे से पता है कि क्यूब क्या होता है। नन ऑफ, आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को नहीं पता कि क्यूब क्या होता है। क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें इट हैज 6 फेसेस, और सारे के सारे 6 फेस का एरिया क्या है, सेम है। ऊपर से क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके जितने भी साइड्स है, सब साइड का लेंथ भी क्या है, सेम है। ऊपर से क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जितने भी एंगल बनते हैं वो सब 90 डिग्री बनते हैं। तो ये तुमको पता होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल कि यू नो दिस। तो ये है एक क्यूब। दिस इज अ क्यूब। अब इसको पहले नाम दे देते हैं, आपका भी नाम है ना, इसको भी नाम दे देते हैं, ABCD EFGH। तो वी हैव अ क्यूब विथ नेम ABCDEFGH। अब इसका जो बेस है, ये बेस को मैं कर देता हूं फिक्स, इसको चिपका देते हैं यहाँ पे सरफेस पे। तो जिस सरफेस के ऊपर तुमने इसको रखा है, इसको कर दिया फिक्स, तो दिस इज फिक्स। और ये जो बेस है ये फिक्स है। और अब एक काम करते हैं, इसका जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे लगा देता हूँ एक टैंजेंशियल फोर्स। अब टैंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो टैंजेंशियल फोर्स का मतलब होता है जो ऊपर के सरफेस को सिर्फ टच करके जाए, ग्रेजिंग करके जाए, ग्रेस मतलब टच करके। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे जब मैं फोर्स लगा सकता हूँ तो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा सकता हूँ। आई कैन अप्लाई फोर्स लाइक दिस। तो ये दोनों फेसेस को मैंने फोर्स कैसा लगा दिया, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर, बराबर। ऐसा लगाऊंगा तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा लगा दिया तो टेंजेंशियल। तो हमने फोर्स लगा दिया ऑब्जेक्ट पे विच इज टेंजेंशियल। अब बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये जो क्यूब था उसका बेस फिक्स है, तो बेस को छोड़ के बाकी सारे सरफेसेस शिफ्ट होंगे, सारे लेयर्स शिफ्ट होंगे। रिमेंबर, बेस को छोड़ के, क्योंकि बेस इज फिक्स्ड, तो ये सारे के सारे बाकी के लेयर्स क्या होने वाले हैं, शिफ्ट। तो यही जो ऑब्जेक्ट पहले कौन से शेप का था, क्यूब, अब उसको मिल गया एक नया शेप, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज, इफ यू नो, पैरेललोपिपेड। क्या बोलते हैं इसको, आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या होता है पैरेललोग्राम, हाँ, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन पैरेलल, राइट, बराबर। तो यहाँ पे क्यूब के केस में हर एक फेस था स्क्वायर, और जो नया स्ट्रक्चर बना पैरेललोपिपेड, उसका हर एक फेस क्या है, पैरेललोग्राम। तो रिमेंबर, ABCD तो फिक्स था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन जो E था वो नए जगह पे आ गया, E डैश। जो F था वो नई जगह पे आ गया, F डैश। और जो G था वो नई जगह पे आ गया, G डैश। और जो H था वो नई जगह पे आ गया, H डैश। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस का एक अल्टरनेट डेफिनेशन बना लेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो डिफाइंड एज टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स, और ये टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स क्या है, FT अपॉन एरिया। किसका एरिया, जिस फेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा उसका एरिया। वैसे ये क्यूब है, क्यूब का हर एक फेस का एरिया क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। सो टेंसाइल स्ट्रेस is also defined as tangential applied force per unit area
per unit area. Therefore you have sorry not tensile, which stress, कौन से स्ट्रेस की बात चल रही है, shear. तो shearing stress is defined as tangential applied force per unit area. तो ये आ गया shearing stress. तो shearing stress equals to tangential force upon area, ft upon a. टेंजेंशियल अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया. तो इसके भी यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके भी डायमेंशंस क्या आएंगे, m1 l-1 t-2, क्योंकि इसका भी डायमेंशंस सेम आएगा. सारे टाइप के स्ट्रेस का डायमेंशन क्या आएगा, सेम. अब यहाँ पे जब तुम शियरिंग स्ट्रेन डिफाइन करते हो, वैसे तुमने टेंसाइल स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तुमने वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो अकॉर्डिंग टू दोज डेफिनेशन तुमने यहाँ पे बोलना चाहिए चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप. लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने बताया, कैसे बोलोगे, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया. यहाँ तो दिख रहा है पहले क्यूब था फिर क्या हो गया, पैरेललोपिपेड. सही बात है, लेकिन हाउ डू यू मेजर चेंज इन शेप. चेंज इन लेंथ कैसे मेजर किया था, पहले लेंथ था L, फिर कितना हो गया L प्लस डेल्टा L. तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा L, राइट. तो डेल्टा L अपॉन L इज टेंसाइल स्ट्रेन. पहले वॉल्यूम कितना था V, फिर कितना हो गया V माइनस dV. तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, माइनस dV अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V. तो माइनस dV बाई V क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन. पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि तुमने डिफाइन कर भी दिया चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, लेकिन हाउ डू यू मेजर चेंज इन शेप. तो इसके लिए हमको यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करना पड़ता है शियरिंग स्ट्रेन का. तो पहले समझ लो कि शियरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन हमने कैसा चेंज किया. व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ शियरिंग स्ट्रेन. तो शियरिंग स्ट्रेन थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. मार्क्स, ये ऐसा चैप्टर है जहां पे फ्री के मार्क्स है. इट इज वेरी सिंपल. अभी डिफाइन कैसे करेंगे, इफ यू सी, ये जो क्यूब था ABCDEFGH, जिसका बेस हमने फिक्स किया और हमने अपर सरफेस पे फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल. तो बेस को छोड़ के सारे लेयर, अभी सारे के सारे लेयर मतलब क्या, ये बेस है. इसके ऊपर भी एक लेयर होगा, इसके ऊपर एक लेयर होगा, ओके. उसके बाद इसके ऊपर और एक लेयर होगा, क्योंकि हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ऑफ कोर्स कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब किससे बनाया, लेयर टू लेयर. तो इफ यू सी, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो बेस को छोड़ के हमने जब टेंजेंशियल फोर्स लगाया ना इस पे अपर सरफेस पे, तो बेस को छोड़ के, सिर्फ बेस को छोड़ के सारे लेयर क्या हुए, शिफ्ट हुए. क्या हुए, शिफ्ट हुए. तो टॉप सरफेस पे शिफ्ट हुआ. अब टॉप सरफेस कितने से शिफ्ट हुआ, पहले ये जो पॉइंट था E, वो कहाँ पहुंच गया, A डैश. तो व्हाट इज द शिफ्ट, E डैश. और जो H पॉइंट है वो कहाँ पहुंच गया, H डैश पे. तो व्हाट इज द शिफ्ट, H डैश. शिफ्ट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रखना. ये जो पॉइंट F था वो कहाँ पहुंच गया, F डैश. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, F डैश. जो पॉइंट G था वो कहाँ पहुंच गया, G डैश. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब डिफाइन करते हुए हम लोग बोलेंगे shearing strain is defined as the ratio of, किसका रेशो, as the ratio of, किसका रेशो, relative displacement of any layer. क्योंकि ये जो नीचे के लेयर थे वो भी तो डिस्प्लेस हो रहे थे. हम किसका डिस्प्लेसमेंट काउंट कर रहे हैं, सिर्फ अपर लेयर का. आप बोलोगे उसका क्यों कर रहे हैं, नीचे का क्यों नहीं कर रहे. तुम्हारी मर्जी, कोई भी लेयर ले लो बेस छोड़ के, क्योंकि बेस इज द ओनली लेयर विच इज नॉट शिफ्टिंग. बेस इज द ओनली लेयर विच इज नॉट शिफ्टिंग. उसको छोड़ के कोई भी लेयर ले लो. तो ऊपर का ले लो, क्योंकि हमने फोर्स तो ऊपर ही लगाया था, हमारा काम हो जाएगा आसान. तो हम डिफाइन करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन एज द रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. और रेशो है तो न्यूमरेटर तो हो गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. व्हाट इज फिक्स्ड लेयर हियर, ABCD. किसका डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्टेंस, जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपर लेयर का. इसका डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स्ड लेयर से. कहाँ से, तो पता है कितना डिस्टेंस आएगा, HA. पता है कितना आएगा, ED. पता है कितना आएगा, FC. पता है कितना आएगा, GB. पक्का. तो रिमेंबर, ये डिफाइन करने के लिए हमने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसका रेशो, एज द रेशो ऑफ
relative displacement of any layer, relative displacement of any layer to that of perpendicular distance from the fixed layer, from the fixed layer. So therefore you have shearing strain. मैं इंटेंशनली बहुत स्लो जा रहा हूँ, 3 लेक्चर में तो चैप्टर खत्म हो जाता है। ये मार्क्स स्कोर करना है तो सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो क्योंकि इसी में मार्क्स मिलने वाले हैं तुमको। कुछ कुछ चैप्टर है डिफिकल्ट जिसमें मार्क्स स्कोर करना मुश्किल होता है, कुछ कुछ होता है जिसमें मार्क्स स्कोर होते हैं। तो हमने कैसे डिफाइन किया, व्हाट अपॉन व्हाट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर upon its distance from the fixed layer, its distance from the fixed layer। अभी कुछ नोट्स में ना नीचे, कुछ नोट्स में नीचे डिनोमिनेटर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी जो पिछले 2-3 दिन में नोट्स थे उसमें मैंने करेक्ट कर दिया वो। तो जिनके नोट्स में करेक्शन है वो खुद कर लो। यहाँ तक क्लियर, पक्का? अब मेरे को बताओ what is the relative displacement of layer E dash, या फिर what is the displacement of layer FF dash, या फिर what is the displacement of layer GG dash, या फिर it is HH dash upon its distance from the fixed layer। वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है ना, इसकी परपेंडिकुलर। तो ये जो HH dash था इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच ए, इसका कितना है ED, इसका कितना है FC, इसका कितना है GB। तो EE डैश लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं ED, और FF डैश लिखा अगर तो क्या हो जाएगा FC, और ये आ जाएगा GB, और ये हो जाएगा HE। पक्का? रुको जरा, सब्र करो। ये क्या है, थीटा। तो बेसिकली ये कितने एंगल से शिफ्ट हुआ, दैट इज थीटा। What is tan theta by definition? Which side by which side? Opposite side upon। तो थीटा का अपोजिट कौन है, एच एच डैश, एडजेसेंट कौन है, एच ए, कौन है, तो फिर ये एच एच डैश अपॉन एच ए कौन है, tan थीटा, कौन है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना बनने वाला है, व्हाट इज अपोजिट, ई डैश, व्हाट इज एडजेसेंट, ई डी। ये ई डैश, ई डैश अपॉन ई डी कौन है, tan थीटा। सिमिलरली एफ एफ डैश अपॉन एफ सी कौन है, tan थीटा। सिमिलरली ये भी क्या है, tan थीटा। जी डी डैश अपॉन जी बी, तो ये पता है अल्टीमेटली क्या हो गया, tan थीटा। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, tan थीटा। और अगर एंगल स्मॉल हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हुई तो तुमको पता है, इफ एंगल इज स्मॉल तो तुमको पता है tan थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है क्या होती है, थीटा। तो इस केस में शेयरिंग स्ट्रेन क्या बन जाएगा, थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन में एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, विच इज वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल है। When applied force or deforming force produces change in shape of a body, then the stress associated is known as shearing stress। पक्का पक्का। अब डिफाइन करने के लिए, मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूब का एक लेयर बेस बॉटम क्या करते हैं फिक्स, और जो ऊपर का लेयर है उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। नॉर्मल फोर्स मत लगाना, टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर तुम ऐसा नॉर्मल फोर्स लगा दोगे, अगर तुम ऐसा ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगा दोगे तो कंप्रेस होगा, मतलब वो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो वो वॉल्यूम स्ट्रेस में जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है विच फोर्स टेंजेंशियल, विच फोर्स टेंजेंशियल। तो व्हेन यू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स द शेप ऑफ दिस क्यूब चेंजेस टू पैरेललोपिपेड। पक्का पक्का। तो हम लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेस डिफाइन कर दिया एज अ रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स टू दैट ऑफ एरिया, एफ टी बाई ए। किसका एरिया, जिस लेयर पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया। और वैसे भी ये क्यूब था, क्यूब का हर साइड होता है सेम। तो यहाँ पे जो तुम बात कर रहे हो
एरिया की कोई भी एरिया ले लो क्योंकि सबका एरिया क्या है सेम, तो एफ टी बाई ए। गुड, पक्का पक्का श्योर। वैसे आइडियली स्पीकिंग ये एरिया होता है जिसपे फोर्स लग रहा है उस सरफेस का एरिया। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगा रहे हो तुम, ई एच जी एफ या फिर ई एफ जी एच पे, तो उसका एरिया। देन हमको डिफाइन करना था शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन बाय डेफिनेशन इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन एप्लीकेबल है, लेकिन अल्टीमेटली चेंज इन शेप हम बताएंगे कैसे। हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, बोल तो सकते हो चेंज इन शेप। क्या चेंज इन शेप, पहले क्यूब था अब पैरेललोपिपेड हो गया, ऐसा फॉर्मूला में तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमको डेफिनेशन चेंज करना पड़ा। हमने बोला लेट अस डिफाइन इट एज द रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, क्योंकि तब जब तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो हर एक लेयर बेस छोड़ के क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर जो डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाया तो ऊपर का लेयर डिस्प्लेस हुआ, कितने डिस्प्लेस हुआ, ई से कहाँ पहुंच गया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ई डैश। अभी मैं यहाँ पे एक लास्ट चेंज करना बाकी है, फॉर्मूला करेक्ट है लेकिन याद रखने के लिए बताऊंगा कैसे याद रखते हैं। एफ कहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एफ एफ डैश, या फिर जी कहाँ पहुंच गया, जी जी डैश, या फिर एच कहाँ पहुंच गया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इधर ई डैश और एफ एफ डैश और जी जी डैश और एच एच डैश अपॉन एच डिस्टेंस ऑन द फिक्स्ड लेयर। अगर मैं एच एच डैश का डिस्टेंस देखता हूँ फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, वो कितना आता है, एच ए, ई का कितना आता है, ई डी, जी का कितना आता है, जी बी, और एफ का एफ सी। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया ई डैश अपॉन ई डी, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी, एच एच डैश अपॉन एच ए और जी जी डैश अपॉन जी बी। पक्का। और अगर मैंने यहाँ पे एंगल थीटा दिखा दिया तो एच एच डैश अपॉन एच ए टैन थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, टैन थीटा। गुड। अभी ये लास्ट थिंग दैट यू शुड पे अटेंशन, एक काम करो, ऐसा काम करो कि ये ई डैश एच एच डैश एफ एफ डैश जी डी डैश को टेम्पररीली डेल्टा एल बोल दो, क्या बोल दो, और जो ये साइड है इसको एल बोल दो, क्या बोल दो, एल। तो व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन, ई डैश अपॉन ई डी, व्हाट इज ई डैश, डेल्टा एल, वेरी गुड, इट इज डेल्टा एल। और व्हाट इज ई डी एल, तो क्या आ गया, डेल्टा एल बाय एल। ये कौन था, टेंसाइल स्ट्रेन था, कौन था ये, मतलब फॉर्मूला सेम बन रहा है लेकिन चेंज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है। टेंसाइल स्ट्रेन के केस में तुम्हारे पास वायर था, तुमने फोर्स लगाया और चेंज इन लेंथ उसी डायरेक्शन में हुआ और वहां पे लेंथ चेंज हुआ। यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, यहाँ पे जो डेल्टा एल इट इज नॉट चेंज इन लेंथ, इट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। और वो जो एल था वो लेंथ ऑफ वायर था, यहाँ पे एल इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। सिर्फ मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ कि तुमको याद कम रखना पड़े, तो अभी तुमको याद रहेगा कि दोनों फॉर्मूला लगभग सेम बनते हैं। पक्का, गुड। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।